गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के ही कुछ स्पेशल टाइप्स देखने वाले हैं। जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में क्लेरॉट्स इक्वेशन देखे थे कि अगर उस पर्टिकुलर फॉर्म में हो तो उसका सल्यूशन निकालना इजी हो जाता है। उसी तरह के कुछ और फॉर्म्स आज हम लोग देखेंगे बेसिकली। एंड क्या इजी होगा और क्यों इजी होगा वो भी हम लोग देखेंगे आज। हम लोग सबसे पहले लाग्रांजेस इक्वेशन देखे, जिसमें कि एक पर्टिकुलर फॉर्म था, क्वासी लीनियर इक्वेशन होना चाहिए था, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में। फिर हम लोग जो जनरल मेथड है, चारपिट्स मेथड, जिसमें कि किसी भी नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन का मेथड सजेस्ट किया गया, वो भी देखें, जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। एफ कोई भी फंक्शन हो सकता था जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल जेड, एंड पी एंड क्यू उसका डेरिवेटिव्स था, पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। उससे फिर हम लोग क्लेरॉट्स इक्वेशन देखे, जिसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हैं। उसमें जो फॉर्म था वो फिक्स्ड था। क्या था, किस तरह का फॉर्म होना चाहिए? z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। इस तरह का फॉर्म होगा तो हमको सोल्यूशन में कुछ नहीं करना था, सिर्फ p और q को a और b से रिप्लेस कर देना था। मतलब सोल्यूशन हो जाएगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए बी, एफ जो भी है वो। आज जो हम लोग फॉर्म्स देखने वाले हैं, पहले में फंक्शन का जनरल फॉर्म होगा एफ ऑफ पी क्यू। एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू जीरो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इसमें देखना कि सिर्फ पी एंड क्यू इन्वॉल्व है, ना तो एक्स है, ना तो वाई है, ना तो जेड है। सेकेंड फॉर्म, उसके साथ पी और क्यू के साथ जेड रह सकता है, एक्स एंड वाई नहीं रहेगा। तीसरा फॉर्म, एक तरफ x और p के सारे टर्म्स है, दूसरे तरफ y और q के सारे टर्म्स है, z नहीं है। x और p को हम एक तरफ कर सकते हैं, y और q को दूसरे तरफ, जैसे वेरिएबल सेपरेबल में किया करते थे, कुछ वैसा। बट यहाँ x और z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x यानी p, एंड दूसरे तरफ y एंड q। पहले वाले फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, जब सिर्फ p और q इन्वॉल्व हो। ठीक है, इस तरह का फॉर्म। इस पे अगर हम लोग चारपिट्स मेथड लगाएं तो क्या होगा? चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस हम लोग जानते हैं इस तरह के फॉर्म में है। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर हम निकालें, एफ फंक्शन है सिर्फ पी और क्यू का, तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ये तीनों तो जीरो हो जाएगा, एक्स वाई जेड है ही नहीं। तो सिंप्लीफाई करने पे कुछ इस तरह का आएगा। पहला दोनों टर्म जीरो, जैसा कि क्लेरॉट्स में भी हुआ था। तो ये होने से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। डी पी इक्वल टू जीरो, डी क्यू इक्वल टू जीरो, यानी पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि P और Q के बीच में ऑलरेडी कुछ रिलेशन है जो हमको बता रहा है इक्वेशन नंबर 1, है ना। F ऑफ पी क्यू इक्वल टू जीरो, P और Q A और B आया, तो F ऑफ ए बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी हम B को इन टर्म्स ऑफ A एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो हमारा बेसिकली एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकला है, तो हमको एक और निकालना होगा। अब देखो, dz क्या होता था? dz इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई, यानी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ये तो हमको पता था। इस पे अगर हम p और q का वैल्यू पुट कर दे यहाँ से, तो ये हो जाएगा ए डी एक्स प्लस बी डी वाई। ठीक है, dz इक्वल टू ए डी एक्स प्लस डी वाई बी डी वाई। और b का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है f ऑफ a, तो यानी f ऑफ a इंटू डी वाई। इसको हमको इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेट करने पे dz का z हो जाएगा, ए डी एक्स का ए एक्स, एफ ए रह जाएगा एफ ए इंटू वाई, और एक कांस्टेंट आ जाएगा c। तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ गए a एंड c। ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा। जब सिर्फ p और q है रहे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ध्यान में रखना कि कंप्लीट इंटीग्रल इस फॉर्म में रहेगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ ऑफ ए इंटू वाई प्लस कॉन्स्टेंट। एफ ऑफ ए कहाँ से आएगा? एफ ऑफ ए यहाँ से आएगा। एफ ऑफ जो पी डी दिया हुआ है, एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू जीरो, उसमें पी और क्यू के जगह ए और बी पुट कर देंगे, और वहां से बी को निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ ए। ठीक है, डायरेक्टली ये दोनों चीज हमको यूज करना है। फाइनल आंसर का फॉर्म इस लास्ट वाले इक्वेशन से पता चल रहा है, z इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ ऑफ ए इंटू वाई प्लस सी।
और एफ ऑफ ए कहाँ से आ रहा है? एफ ऑफ ए बी से आ रहा है, ओरिजिनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों चीज निकाल के पुट कर देना है, हमको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन। सॉल्व पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ देखो सिर्फ पी एंड क्यू इन्वॉल्व है, तो इसका फॉर्म हो गया एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0। अगर एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 है तो उसका कंप्लीट इंटीग्रल कैसे निकलेगा? सिंस वन इज ऑफ द फॉर्म 2, यानी ये गिवन पीडी अभी जो फॉर्म पढ़ रहे हैं हम लोग उस फॉर्म में है, तो उसका कंप्लीट इंटीग्रल जो अभी हम लोग देखे z इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ ए वाई प्लस सी के फॉर्म में होना है। ठीक है, जहां एफ ऑफ ए बी इज 0, एफ ऑफ पी क्यू 0 है, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए बी 0 कर देना है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा इक्वेशन 1 से। वहां से b निकाल लो, इसको सब्सटीट्यूट कर दो, ये एफ ऑफ ए मिल गया, इसको सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई प्लस सी। यही इसका कंप्लीट इंटीग्रल। कुछ नहीं करना है, फाइनल फॉर्म हमको पता है। जैसे ही देखो कि p और q का इक्वेशन है तो उस फाइनल फॉर्म में ले आओ, और f ऑफ a का वैल्यू b के वैल्यू से निकाल लो, क्योंकि f ऑफ a भी यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे हम सिंगुलर इंटीग्रल निकाल ले सकते हैं लास्ट लेक्चर वाले मेथड से। क्या करेंगे? कंप्लीट इंटीग्रल को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू a एंड b। a एंड c हो जाएगा यहाँ, क्योंकि अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट b नहीं है, b a पर डिपेंडेंट हो गया था, c है। इसको डिफरेंशिएट किए a के रिस्पेक्ट में तो कुछ ऐसा आया, c के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो क्या होगा। लेफ्ट साइड में 0 आ जाएगा, राइट साइड में c का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसका कोई सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होगा। और जनरल इंटीग्रल में फिर से क्या करते हैं, एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट का फंक्शन मान लेते हैं। तो यहाँ मान लो c इक्वल टू फाई ऑफ a मान लिए, तो 4 से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो a से, एंड दोनों से एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, इस तरह से हमको जनरल इंटीग्रल मिल जाएगा। सिंगुलर और जनरल जैसे पहले करते थे वही मेथड है, बस तुमको कंप्लीट इंटीग्रल पे ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन देखो, ये भी सिर्फ p और q यहाँ इन्वॉल्व है। तो गिवन पीडी ये है, जो कि एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो क्या करेंगे? कंप्लीट इंटीग्रल इसका डायरेक्टली हमको मिल जाएगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ ए वाई प्लस सी, जहाँ एफ ए वाई हमको निकाल लेना है। एफ ऑफ ए बी इक्वल टू 0 है, तो a प्लस बी इक्वल टू ए बी, जो गिवन पी डी इक्वेशन 1, वहाँ से हमको ये मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से b निकाल लो, b आ गया a बाई ए माइनस 1, इसको पुट कर दो यहाँ, तो ये हो गया z इक्वल टू दिस। ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल। सिमिलरली सिंगुलर में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू a एंड c। फिर से c में गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ कोई सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होगा। जनरल इंटीग्रल, फिर से c को कोई फंक्शन ऑफ a मान लो, और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू a। दोनों को एलिमिनेट करेंगे तो हमको जनरल इंटीग्रल मिल जाएगा। ठीक है, इस मेथड को थोड़ा ध्यान में रखना कि डायरेक्टली जैसे ही p एंड q का फंक्शन है हमको दिख जाए, तो जनरल फॉर्म इसका क्या होगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ ऑफ ए इंटू वाई प्लस सी, जो इक्वेशन 3 है वो कैसे आएगा वो देख लेना है। एंड फिर उसमें एफ ऑफ ए का वैल्यू यानी b का वैल्यू लेके आ जाना है और पुट कर देना है, डायरेक्ट हमको कंप्लीट इंटीग्रल मिल जा रहा है। नेक्स्ट टाइप, जब पी क्यू के साथ z भी है, बाकी एक्स वाई नहीं है ना, उस केस में चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या बन जाएगा? यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई 0 हो जाएगा, बाकी सारा रहेगा। अब अगर 1 और 2 को कंसिडर करो, तो देखो डेल एफ बाई डेल जेड दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, यानी डी पी बाई पी इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू के फॉर्म में आया। इंटीग्रेट करेंगे लॉग पी लॉग क्यू एंड लॉग कांस्टेंट मिलके क्यू इक्वल टू ए पी। ठीक है, इसको z में पुट कर देंगे dz में, तो dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू के जगह ए पी हो जाएगा, ए पी डी वाई। यहाँ से हम p को कॉमन निकाल लेंगे, और ये जो राइट साइड में ब्रैकेट के अंदर आया वो डेरिवेटिव है x प्लस डी वाई का। ठीक है,
q इक्वल टू ए पी पुट कर दिए और p को कॉमन निकालिए, फिर ये d ऑफ x प्लस ए वाई बन गया। इस x प्लस ए वाई को कुछ मान लेंगे t, तो ये हो जाएगा डी जेड इक्वल टू पी डी टी। यहाँ से हमको p मिल गया डी जेड बाई डी टी, और q क्या था, q इक्वल टू ए पी था, तो यहाँ से q क्या हो जाएगा, a डी जेड बाई डी टी। ठीक है, p मिल गया, q मिल गया, z ऑलरेडी है। देखो p और q हमको जो मिला है वो डी जेड बाई डी टी एंड ए डी जेड बाई डी टी है, दोनों ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स है। तो ये जो ओरिजिनल इक्वेशन था f ऑफ पी क्यू जेड इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा f ऑफ डी जेड बाई डी टी, पी का वैल्यू आया, q का वैल्यू ए डी जेड बाई डी टी एंड z इक्वल टू जीरो। मतलब जो निकल रहा है वो एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें सिर्फ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन्वॉल्व है, यानी एक फर्स्ट ऑर्डर का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्कूल में सॉल्व किया करते थे। तो इसको सॉल्व कर लेना होगा, इससे z निकलेगा इन टर्म्स ऑफ t हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे, तो उसका वैल्यू हमको पुट कर देना होगा यहाँ से x प्लस ए वाई, बस सब्सटीट्यूट कर देना है। तो जैसे ही इस फॉर्म में दिखे तो माइंड में आ जाना चाहिए कि इससे एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा इस फॉर्म का, और उसमें हमको फाइनली सब्सटीट्यूट कर देना है x प्लस ए वाई का वैल्यू इक्वल टू t। डायरेक्ट क्वेश्चंस देखो फिर समझ में आएगा। यहाँ देखो एक्स वाई नहीं इन्वॉल्व है, सिर्फ पी क्यू एंड जेड है। ठीक है, तो दिस इज इन दिस फॉर्म एफ ऑफ पी क्यू जेड इक्वल टू जीरो। जैसे ही इस फॉर्म में दिखे तो कंप्लीट इंटीग्रल का काम आसान हो गया। सो कंप्लीट इंटीग्रल इज ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये एफ ऑफ दिस इक्वल टू जीरो, यानी वन में हमको जहां जहां q है वहां a डी जेड बाई डी टी पुट कर देना है, जहां जहां p है वहां डी जेड बाई डी टी, और t इक्वल टू ध्यान में रखना x प्लस ए वाई। तो ये इक्वेशन आ गया। यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, डी जेड बाई डी टी का होल स्क्वायर दोनों तरफ है, उसको कैंसिल करो, तो ए स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू वन माइनस डी जेड बाई डी टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से डी जेड बाई डी टी निकाल लेते हैं। डी जेड बाई डी टी का होल स्क्वायर इतना आ रहा है, यानी इतना, रूट लेंगे तो डी जेड बाई डी टी मिल जाएगा, रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई जेड। अब देखो राइट हैंड साइड में टी नहीं है, सिर्फ जेड है, तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, जेड डी जेड बाई जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेट कर लो, ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव है, टू जेड होना चाहिए था, तो बाई टू, टू टू कैंसिल होगा, इक्वल टू टी। राइट साइड में देखो टी है प्लस एक कांस्टेंट हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं बी, दो दो कांस्टेंट आ रहा है, अब कंप्लीट सोल्यूशन बनने वाला है, इसको स्क्वायर कर दो, और फाइनली t का वैल्यू इसमें पुट करना होगा। t कहाँ पे था, x प्लस ए वाई में, तो ये हो गया इसका कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल ही निकालने बोला है, सिंगुलर बोलता तो इसको फिर डिफरेंशिएट करके करना पड़ता, तो ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालने का तरीका है। एक और क्वेश्चन देखो, इसमें भी p q एंड z इन्वॉल्व है। लास्ट में देखो एक अल्फा दिया हुआ है, अल्फा कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अल्फा कुछ इसमें से नहीं है, पी क्यू जेड एक्स वाई में से नहीं है, वो कोई कांस्टेंट है। तो इसको भी सेम तरीके से करना होगा। गिवन पी डी इज ऑफ दिस फॉर्म, एफ पी क्यू जेड इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है, तो फिर डायरेक्टली कंप्लीट इंटीग्रल उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आएगा जहां t इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई है। अब इक्वेशन वन में पुट कर देना है p के जगह डी जेड बाई डी टी, क्यू के जगह ए डी जेड बाई डी टी, तो ये आ गया। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, डी जेड बाई डी टी कैंसिल हो रहा है, इतना बचा, यहाँ से डी जेड बाई डी टी निकाल लेना है सिंप्लीफाई करके, ये आया। अब राइट हैंड साइड में फिर से t नहीं है तो वेरिएबल सेपरेट हो गया, इसको इंटीग्रेट कर लो, नीचे वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा a, तो डायरेक्टली उसको रूट t मान सकते हो, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा, यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, ध्यान में रखना एक्स वाई पी क्यू और जेड रहे सिर्फ, तो ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जहां पे t इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई है। फॉर्मूला को माइंड में रखना होगा।
नेक्स्ट, पीडी ऑफ द फॉर्म लेफ्ट, अच्छा इसमें z इन्वॉल्व नहीं है, लेफ्ट साइड में हम x और p के सारे टर्म्स को एक साथ ले जा सकते हैं, राइट साइड में y और q के सारे टर्म्स को एक साथ ले जा सकते हैं। अगर ये हो गया तो काम आसान होगा। इस तरह के फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो हम इस f2 को भी लेफ्ट साइड में ले जाके इक्वल टू 0 करके एक नया फंक्शन मानेंगे f। इस पे हम चारपिट्स इक्वेशन लगाएंगे, चारपिट्स मेथड। ऑक्सिलरी इक्वेशंस में देखो, पहला पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ बाई डेल एक्स, यहाँ कैपिटल एफ का पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैपिटल एफ में एफ वन माइनस एफ टू है, एफ टू में एक्स नहीं है, तो सिर्फ एफ वन का पार्शियल डेरिवेटिव। डेल एफ बाई डेल जेड, दोनों केस में एफ वन और एफ टू दोनों में जीरो हो जाएगा, जेड नहीं है। एंड जब डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे तो एफ वन का डेरिवेटिव जीरो, एफ टू का डेरिवेटिव होगा। तो इसको अगर निकाल के पुट करो तो ये कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, करके देखना। इसमें फिर हम लोग वन और टू को नहीं यूज करके वन और फोर्थ वाले को यूज करते हैं। तो देखो क्या होगा, अगर नीचे का जो पार्शियल डेरिवेटिव है डेल एफ वन बाई डेल एक्स, उसको राइट में ले आओ डी एक्स के साथ, और इस डेल एफ वन बाई डेल पी को डी पी के साथ ले जाओ और एक साथ ले आओ, तो ये इस तरह का फॉर्म में आ जाएगा। ये टोटल डेरिवेटिव है एफ वन का, यानी डी एफ वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। एफ वन था फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी, तो एफ वन एक्स पी इक्वल टू ए आ गया। ओरिजिनल इक्वेशन में एफ वन एक्स पी यहाँ था, एफ वन एक्स पी लेफ्ट साइड वाला ए आ गया, तो राइट साइड वाला भी ए, तो दोनों साइड ए आ गया। ठीक है, इसको माइंड में रखना। तो यहाँ से हम p और q को निकाल लेंगे। p मान लो कोई फंक्शन ऑफ x एंड a के फॉर्म में निकला, या नीचे वाले में y और q है, तो q निकलेगा फंक्शन ऑफ y एंड a। ये दोनों जैसे ही निकल गया तो इसको dz में हम पुट कर सकते हैं, dz में p और q का वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही इस फॉर्म में दिखे x और p एक तरफ किया जा सकता है, y और q दूसरी तरफ, तो ध्यान में रखना कि हमको लेफ्ट वाले को राइट वाले को a से इक्वेट कर देना है, पहला चीज। दूसरा चीज, वहां से p और q निकल जाएगा, उसको लाके dz में पुट कर देना है, इंटीग्रेट कर लेना है, बस इतना करना है। लेफ्ट एंड राइट वाले दोनों को a मान लेना है, वहां से p और q निकाल के dz में पुट कर देना है। देखो जैसे ये इक्वेशन, इसमें लेफ्ट साइड में y भी है, p और x भी है, राइट साइड में q के साथ x भी है, तो इसको दूसरे साइड ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा पी स्क्वेयर वन प्लस एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू क्यू बाई वाई। अब अलग अलग हो गया, अब इसको F1 F2 मान लेते हैं। यहाँ पे जाके इसको A मानना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को। सिंस वन इज ऑफ द फॉर्म टू, सो लेफ्ट साइड भी A हो जाएगा, राइट साइड भी A हो जाएगा। जैसे ही ये दोनों A हो गया, तो यहाँ से हमको P और Q का वैल्यू मिलेगा। F1 का वैल्यू हमने पुट किया, F1 था पी स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू A, एंड F2 Q बाई वाई इक्वल टू A। यहाँ से P और Q निकाल लेना है, P निकल गया, Q निकल गया। अब इसको सिंपली पुट कर देना है dz में। ठीक है, dz इतना आ गया, इंटीग्रेट कर लो, z इक्वल टू इतना। देखना वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, ऊपर 2 कटेगा, तो ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, इतना आसान हो जाएगा। दोनों साइड को अलग करके फिर दोनों को a मान लो, वहां से p और q निकल जाएगा, dz में पुट करो, इंटीग्रेट करो। एक और क्वेश्चन, यहाँ पे पी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक तरफ है, दूसरे तरफ क्यू और वाई है ही नहीं, तो और काम आसान, पी एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू। तो इसको F1 और F2 के फॉर्म में मान लिए, तो यहाँ से कंप्लीट इंटीग्रल, सिंस ये फॉर्म 2 में है तो दोनों साइड इसका a हो जाएगा, दोनों साइड a हो जाएगा तो इक्वेट किए,
यहाँ से p निकल जाएगा, यहाँ से q ऑलरेडी निकला हुआ है, a क्वाड्रेटिक आ रहा है, वहाँ से p निकाल लो, ये निकला p का वैल्यू। अब इसको dz में पुट कर दो, सेम चीज़। अब इसको इंटीग्रेट करना। अच्छा, ध्यान में रखना कि √x² प्लस a² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है x/2 इंटू जो है वो पूरा प्लस a²/2 इंटू लॉग x प्लस रूट अंडर जो भी है प्लस c। तो इसको यूज करेंगे यहाँ, यहाँ a² के जगह 4a है, उसको ध्यान में रखना। तो इसको इंटीग्रेट करने पे ये आएगा, और एक नया कांस्टेंट आ रहा है b, a पहले से था, तो दो कांस्टेंट, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, इस तरह से इस मेथड को यूज करना है। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना बुक से। ठीक है, यहाँ तक रहने दो। थैंक यू।